जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा के अभी 2-3 दिन शेष बचे हैं, तो आप सबकी तैयारी है वो बहुत शानदार हो गई होगी और आप रिवीजन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी की तरफ से करवाए गए परी रीट 2.0 में जो गणित विज्ञान विषय का जो पेपर है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। इस सोल्यूशन में आपको सभी जो मैथ के जो क्वेश्चन है 30 के 30 वो सभी मैं विस्तार पूर्वक आपको करवाऊंगा। उसमें सभी चीज़ें आपको किस प्रकार से वो क्वेश्चन करने हैं वो मैं पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितने भी पेपर कलाम एकेडमी ने लिए हैं वो सभी इस आप यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। मैंने सभी डाल रखे हैं पूरा विस्तार पूर्वक करवा के। तो किसी भी चैनल पे आपको मैथ विज्ञान का जो पेपर है वो नहीं मिलने वाला है। तो अपना एक ऐसा चैनल है जिसपे मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड करके वो दिया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी सभी के पास में कर देना है। तो देखो हम पर्सन की शुरुआत कर लेते हैं और उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं आप पे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे और आप सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी जरूर करोगे। तो ये पेपर देखो एकदम सैंपल पेपर है, इसमें कोई भी टिक वगैरह नहीं लगी हुई है। तो ऐसा का ऐसा आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पेपर है दे दूंगा, तो बाद में सोल्व भी कर लेना, ठीक है। तो देखो नियत द्रव्यमान पर संवेग तथा वेग के मध्य ग्राफ होगा। नियत द्रव्यमान पर संवेग तथा वेग के मध्य है वो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा वो हमें बताना है। इसमें क्या है, नियत ही तो रखा गया है, नियत द्रव्यमान है, इसमें संवेग और जो वेग है उसमें हमें ग्राफ पूछा है। तो 81 नंबर में क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इतने आप आराम से सॉल्यूशन देख लीजिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार होगा। एक वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका पृथ्वी पर भार है वो कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि 9.8 होता है ना न्यूटन, तो 10 में कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होगा, 83 नंबर क्वेश्चन में, तो कितने के बराबर हो जाएगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड के। R बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस में R2 सूत्र किसका द्योतक है। तो आपको बताना है कौन सा संयोजन है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, उपरोक्त दोनों संयोजन जो अपना विद्युत वाला जो संयोजन होता है ना, किस प्रकार का है। तो बताना है आपको ये किस प्रकार का संयोजन है के लिए अंकित कर रहा है। तो 84 नंबर में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन के लिए ये बता रहा है। चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स ए तथा बी से आपतित होकर सी तथा डी छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक बॉक्स है जिसमें प्रकाश आ रहा है ए बिंदु से और बी बिंदु से और यह बाहर निकलता है सी से और डी से। तो आपको बताना है कि इस बॉक्स के भीतर क्या होता है, यह हमें बताना है। कि कांच एक आयताकार स्लेब है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक प्रिज्म है। तो कांच के बारे में बताना है कि जो ये बॉक्स जो है इसका जो कांच है ये किस प्रकार का है। कि कांच एक आयताकार स्लेब है, कांच जो है ये एक उत्तल लेंस से बना है, अवतल लेंस में एक प्रिज्म। तो बताओ ये किस प्रकार का बन जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन, कांच एक आयताकार स्लेब है। तो देखो मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है कि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं होता, मैं बहुत ध्यान से देख के ही करवाता हूं। लेकिन मैं कोचिंग के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं चाहता, आप भी विश्वास करते हो और एक दो गलती हो जाती है उनकी तरफ से, तो मैं सेम वही उत्तर है वो मान के आपको करवाता हूं। तो जिनको नॉलेज होना तो वो उस पर्सन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक लिख दिया करो, टारगेट मत किया करो, उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिख दिया करो, जिससे जो भी नहीं जानता हो, जिसका भी गलत हो रहा हो, वो क्या कर ले, उसको सीख जाए। और मैं वो इसलिए छोड़ देता हूं, मुझे पता होता है लेकिन मैं इसलिए ही वो छोड़ देता हूं कि आप किस प्रकार से पेपर देखते हो या नहीं देखते हो। वो भी मुझे खुशी होती है जब आप बीच में कितने नंबर क्वेश्चन होता है जिसमें गलती होती है कोचिंग की, तो वो आप निकाल के लेके आते हो तो खुशी होती है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेके आप उत्तर है उसके लिखा करो। उसके बाद में इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर मात्रक है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या हो जाएगा, तो 86 नंबर क्वेश्चन में एम्पियर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन है वो दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है। तो बताओ अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन में से दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए कौन सी घटनाएं हैं वो उपयुक्त या आवश्यक हैं। तो 87 में क्या हो जाएगा, केवल परावर्तन की जरूरत होती है। उसके बाद में 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो बताओ कितना अधिकतम प्रतिरोध है वो बना सकते हैं। तो कितना बना सकते हैं, 1 ओम का अधिकतम प्रतिरोध, 5 इंटू 1/5, तो क्या बन जाएगा, 1 का ही। ध्वनि की चाल, उसकी तरंग दैर्ध्य तथा आवर्ती में संबंध है। ध्वनि की जो चाल होती है और उसकी तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में जो संबंध है वो हमें बताना है किस प्रकार का होता है। तो 89 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, v बराबर होता है लेमड़ा f, ठीक है। उसके बाद में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सौर परिवार के ग्रह दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी है और हमें सुमेलित करना है या क्या बताना है,
प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अच्छा ठीक है, आपको कूट दे रखे हैं नीचे, ये देखो ये दे रखे 90 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की क्या विशेषता है कि बुध जो ग्रह है ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। शुक्र की विशेषता क्या है, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। बृहस्पति की क्या है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। और वरुण या यूरेनस है, इसकी विशेषता है अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव। तो ये अपने आप में सुमेलित थे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, अपने आप ही क्या थे ये सुमेलित। उसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं किया जाता, तो 91 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता। मौलिक कण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। मौलिक कण कि अल्फा कण +2, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन में -2, इलेक्ट्रॉन में -1। मौलिक कण के बारे में गलत कथन हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा, तो 92 नंबर क्वेश्चन में न्यूट्रॉन -2 जो मौलिक कण के बारे में गलत हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन बताइए, सत्य कौन सा है। सभी क्षारक होते हैं, अम्ल या क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं और उपरोक्त सभी। तो बताओ 93 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताओ सभी के सभी क्या हो जाएंगे सही। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है जो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया हम करवाते हैं तो एक गैस निकलती है और वो क्या करती है, एक पॉप की दो ध्वनि है वो निकालती है। तो ये ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है ये हमें बताना है, कौन सी गैस के कारण उत्पन्न होती है ये हमें बताना है। तो 94 नंबर में क्या हो जाएगा, H2 गैस के कारण। ग्रेफाइट व फ्लोरीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है 95 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या होता है, उपस्थित कार्बन का समान संस्करण है वो, ये इसके लिए क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सी जो चीजें दे रखी है इसमें है 96 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो सीमेंट की सेटिंग, बल्ब का जलना, ओजोन का अपघटन, पटाखों में विस्फोट होना। तो बताओ इसमें बता दो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा है। तो एक तो देखो सीमेंट की सेटिंग, ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन का अपघटन भी है और पटाखों में विस्फोट होना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो सी ऑप्शन सही। चेल्कोजन परिवार का तत्व है, चेल्कोजन परिवार का तत्व है कौन सा है, 97 नंबर में ए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, SE। सिरके में खाने का सोडा मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सिरके में खाने का सोडा मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो CO2 गैस उत्पन्न होती है। कोलाइड के संदर्भ में असत्य कथन है, कोलाइड के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। कोलाइड क्या है कि एक समांगी मिश्रण है, 1 नंबर में दे रखा है जो कि गलत हो जाएगा। कोलाइड क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, ना कि समांगी मिश्रण। कलोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। कलोर क्षारक उपक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। देखिए मैं इन प्रश्न में आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम एकदम नज़दीक में, तो आपको और भी रिवीजन करने हैं, तो मैं फटाफट करवा देता हूं और मैथ वाले प्रश्न आपको विस्तार से बता देता हूं, जो आपके टॉपिक भी क्या हो जाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये आप रिविजन में कर लेना, और प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इस पेपर में 3-4 घंटे दे दें। तो कलोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। 100 नंबर में क्या हो जाएगा सही प्रक्रम, 2NaCl 2H2O और 2NaOH Cl 2+H2, ये क्या हो जाएगा इसका सही क्रम। दी गई आकृति में मानव हृदय को दर्शाता है, La बायालिंद, Ra दाया आलिंद, Lv बाया नीले और Rv दाया नीले। यहाँ ऑक्सीजनित रुधिर है वो कौन से में होगा या आगे दे रखा है, तो 101 में क्या हो जाएगा कि La में प्रवेश करता है और Lv से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से बनने वाली अंतिम उत्पाद है। पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन से बनने वाले अंतिम उत्पाद है कौन से हो जाएंगे, 102 में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा है वो अंतिम उत्पाद बनते हैं। वे 5 FS या F डायग्राम कौन से हैं जो हमें साफ सफाई, सैनिटेशन, स्वच्छता, हाइजीन द्वारा रोग संचरण से बचाव में सहायक होते हैं। तो कौन से हैं ऐसे F डायग्राम, 103 में क्या हो जाएगा, फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स और फ्लड्स, ये क्या हो जाएंगे 5FS हो जाएंगे। अमाशय रस में होता है, अमाशय रस में क्या होता है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। सर्टोली कोशिकाएं जिस प्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, FSH कहेंगे। एक स्पर्शग्राही एक पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन शामिल होते हैं। एक स्पर्शग्राही से एक पेशी तक प्रतिवर्ती चाप में कितने न्यूरॉन शामिल होते हैं, 106 में क्या हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन से प्राकेंद्रीय
की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। 107 में राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। दिए गए नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एक नाइट्रोजन चक्र दे रखा है और आपको बताना है कि सत्य कथन इसके बारे में कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? ए तो है अमोनिया, बी है नाइट्रेट और सी क्या है? बी तो है नाइट्राइट और सी क्या है? नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हमें बताना है 109 नंबर में। तो क्या हो जाएगा कि एक लेप्टोस्पाइरा इक्टोरा हेमोरेजिका के द्वारा व्हील रोग और पीलिया रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन का विकार है, ये भी सही है। बच्चों में मानसिक विकलांगता खनिज आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। तो सारे के सारे क्या इसमें सही है। उस विकल्प का चयन करें जो एक पौधे को बढ़ती कठोरता प्रदान करने की क्षमता के संदर्भ में उत्तकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। तो 110 में क्या हो जाएगा? सिक्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा और प्रेकेन काइमा है, ये इसमें सही क्रम हो जाए। ये तो हो गए 30% साइंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। प्रश्न देखा है 52,272 बराबर है 2 की पावर x, 3 की पावर y और 11 की पावर z। यहाँ x y z प्राकृत संख्याएं हैं तो 2x + 3y - z का मान क्या होगा? इजी सा क्वेश्चन है, गुणनखंड करना है। तो देखो 52,272 के क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड आपको सभी को करने आते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे मैं बता दूं। 11 × 11 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है। और उसके बाद में मैं बात करूं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो 11 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 और इंटू में 2 की पावर 4, ये आ जाएगा हमारे पास इसका गुणनखंड। तो बताओ 11 की पावर z है ना, तो z का मान कितना? 2 आ जाएगा। 3 की पावर y है तो y का मान कितना? 3। 2 की पावर x है तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में मान, समीकरण में रख दो। तो x बराबर तो क्या आ गया? 4, y बराबर क्या आ गया? 3, z बराबर क्या आ गया? 2, ठीक है। तो 2 इंटू में x का मान 4 प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस में 2, तो 8, 3 × 9 और माइनस में 2, 8 9 8 17 माइनस में 2 बराबर क्या आ जाएगा? 15, उत्तर हो जाएगा 52। फिर है x 3 1 4 1, यह 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x के सभी मानों के योग का बिंजांक ज्ञात करो, यह हमें बताना है 112 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें क्या बताना है आपको कि ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से क्या हो जाए? ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसा मान आपको रखना है। तो आपको पता है कि 3 का भाग कब जाएगा? जब उन सभी संख्याओं का योग क्या आ रहा हो? 3 के पहाड़े में आ रहा हो। अब बिंजांक क्या चीज होती है मैं आपको छोटा सा बता दूं। जैसे देखो मैं कर दूं 5 और 6 7 8, अब इसका बिंजांक मान चाहिए ना हमें, योग का बिंजांक। तो हम कैसे करेंगे? 5 और 6 जोड़ दो पहले, तो कितने हो गए? 11। अब इस ये 11 हो गए ना, तो 2 अंक आ गए ना। अब इस 2 का क्या बनाओ? 1, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 में अब क्या जोड़ दो? 7, कितने हो गए? 9। एक ही अंक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 9 प्लस में 8 कितने हो गए? 17। 2 नहीं रखने, 7 और 1 क्या हो जाएंगे? 8। तो बिंजांक योग क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। तो इसमें आपको मान रख देने कि x की जगह कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं हम? 3 का भाग दें तो इसमें क्या जाना चाहिए? पूरा। और वो रखने के बाद में इस संख्या का क्या कर लो? आप बिंजांक ज्ञात कर लो। तो मान क्या आ जाएगा अपना इसमें? 112 नंबर है क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूं कितना आ जाएगा। 6 इसमें क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें, देखो √24,696 बटा में √56 संख्या है, किस प्रकार की संख्या है? तो बताओ इसमें आपको क्या करना है? प्री में संख्या कौन सी? p/q के रूप में लिख दें। एप्री में कौन सी जो p/q के रूप में लिखी ना जाए। सम संख्या आप जानते हो और इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है। तो देखो 24,696 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड करके देख लो, इसमें गुणनखंड ही करने हैं, ठीक है। अब 24,000 क्या दे रखा है? 696, इसका हमें करना है गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड क्या आ जाएगा इसका? 24,696 का, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 9 का भाग दे दो इसमें एक बार, तो फिर 8 का चला जाएगा, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा और फिर 7 का जाएगा और मेरे ख्याल से फिर 2 का जाएगा। इस प्रकार से ये भाग जाएगा, ठीक है। अब ये जाने के बाद में नीचे क्या लिखा हुआ है? 56, ये अंडरूट में ही तो है सारी की चीज। नीचे है 56, तो 56 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 8 56, तो 2 × 2 × 2 × में 7, इस प्रकार से हमें लिखना है। अब देखो ऊपर आप क्या करोगे तो इस 9 का तो क्या जाएगा? 3 बार, और इस 8 में इस 2 का गुणा कर दो तो 16 हो जाएंगे। क्या जाएगा? 16 का 4 बार आ जाएगा। 3 7 है, इसमें से 2 7 का क्या जाएगा? 1 बार, ये लो, और अंदर क्या जाएगा? √7, ठीक है। अब हम बात करें, देखो नीचे हम बात करें तो नीचे क्या आ गया? देखो इन 3 2 में से तो 1 आ जाएगा 2 बाहर, और नीचे बच गया 2 × 7, तो 2 × में 7, ये लो।
तो यहाँ से काट दो आप जो भी संख्या आई, तो बताओ पी बटा क्यू के रूप में है या नहीं है। नीचे से अंडर रूट हम हटा सकते हैं, अंडर रूट 14 है तो इंटू कर दो 14 से 14, लेकिन संख्या तो पी बटा क्यू के रूप में रह जाएगी ना। तो कौन सी हो गई, प्रीमेय संख्या, तो ये बन जाएगी प्रीमेय संख्या। x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 की पावर 3x बराबर 8 की पावर 2x प्लस 1। इजी सा क्वेश्चन है, 2 की पावर 3x बराबर दे रखा है 8 की पावर 2x प्लस 1। 8 को मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता क्या, तो 2 की पावर 3, ठीक है, और इंटू में क्या दे रखा है 2x प्लस में 1। तो बताओ ये जब आधार बराबर हो गई तो घातें भी क्या हो जाएगी बराबर, तो 3x में बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस में 3, ये 3 इधर ले आओ 3x और ये 3 इधर भेज दो, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा ना अब ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। ये हो जाएगा अपना उत्तर। उसके बाद में निम्न पर विचार कीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे देखो छोटी छोटी संख्या है, 1 से कर लो शुरू, 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो 1 आना चाहिए। 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या ही तो है, मतलब 4 आ सकता है। 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 भी आ सकता है पूर्ण वर्ग संख्या में। 4 का वर्ग 16, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, ये लो। और 10 का क्या हो जाएगा 100। बताओ इकाई अंक क्या क्या आ रहा है इसमें, एक तो 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4। बताओ इसमें जो दे रखे हैं उनमें से कोई आ रही है क्या संख्या, नहीं आ रही ना, तो बिल्कुल सही है लाइन। फिर कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में n/2 या n+1/2 अंक होंगे। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, n/2 का क्या मतलब है, देखो हम एक तरीके से बात करें, जैसे मैं मान लूँ कि 16 है, 16 में अंक कितने हैं 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने आ जाएगा 4। अब इसमें तो अंक 2 थे लेकिन इसमें कितने हैं n कितने, और इसमें कितने 2, तो ये लो 2 है, 2 का भाग 2 कितने 1, तो बताओ वर्गमूल में अंक भी कितने 1, सही है। अब ये कह रहा है या क्या होंगे n+1, n+1/2 होंगे, ये भी कह रहा है। जैसे देखो 100 है, किसका वर्गमूल है 10 का, तो 100 में तो 3 अंक है और 10 में कितने 2 ही अंक है, तो क्या हो जाएगा 100 में 3 है ना, तो n का मान 3, तो 3 + में 1/2 बराबर कितना जाएगा 2। तो बताओ अंक भी कितने इसमें 2, तो बिल्कुल दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, या करके लगाएंगे तो सही हो जाएंगी, तो दोनों के दोनों क्या है ये सही है। उसके बाद में p/56 बराबर √ 784 इंटू √49/4p², तो p का मान देखो इजी से क्वेश्चन है ये, तो p/56 बराबर में 784 किसका होता है, 784 वर्गमूल आ जाएगा 28 का और 49 का 7 बटा में 4p², ये लो 4 से काट दो, 7 चौका 28, p को ऊपर भेज दो, p की क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 7 × 7 ये दोनों, और 56 इसके गुणा में आ जाएगा, और 56 को क्या लिख सकते हैं हम 7 × में 8। अब बताओ p बराबर लिखेंगे तो ये क्यूब है ना, तो 7 × 7 × 7 का 1 7 आ जाएगा, और 8 क्या होता है 2 × 2 × 2, तो क्या आ जाएगा 2, तो p बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, उत्तर हो गया। बहुपद x² - x - 30 के शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यक बताने हमें कितने होंगे, तो x² -x - 30 ऐसे करो आप टुकड़े की 30x² आ जाए और जोड़ने घटाने से x आ जाए, तो मैं 6 और 5 इसके टुकड़े बन रहे हैं ना, तो देखो 6 और 5 टुकड़े बन रहे हैं, तो x² - 5x प्लस में 6x माइनस में 30। अब x कॉमन ले लो, तो x माइनस में 5 बच जाएगा, उसके बाद में प्लस 6 कॉमन आ गया, x माइनस में क्या आ जाएगा 5, तो x बराबर एक तो आ गया 5 और एक x बराबर क्या आ गया माइनस में 6, तो कितने शून्य के ये 2, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2। k के किस मान के लिए बहुपद x² - 8x प्लस k x - 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले आया है जो पेपर अगर आपने देखे तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, भाग देना है x² - 8x प्लस में k, भाग किसका देना है x - 3 का। तो बताओ x - 3 को किससे गुणा करूं कि x² आ जाए, तो x से गुणा कर दे, तो x को x से गुणा करेंगे x² और x को -3x से गुणा करेंगे तो -3x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में और ये प्लस में, x² से x² कट जाएगा, तो -8x में से प्लस का 3x घटाओगे तो क्या आ जाएंगे -5x प्लस में k। अब बताओ किससे गुणा करूं मैं, तो मैं गुणा कर दूं किससे, -5x से गुणा कर दूं ना, 5 से गुणा कर दूं, तो 5 से गुणा करोगे तो इस -5 को x से गुणा करोगे तो -5x, और -5 को -3 से गुणा करोगे तो +15, ये लो आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस और ये माइनस, तो 5x से 5x कट गए, और माइनस के तो 15 और k क्या आ जाएंगे प्लस के, तो k बराबर उत्तर क्या आ जाएगा अपना 15, ये हो गया उत्तर। उसके बाद हम बात करें, तो आगे हम बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की, कि युग्मक रैखिक समीकरणों a1x b1y c1 बराबर 0, a2x + b2y और c2
बराबर 0 के कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। तो बताओ जब भी दो रेखिक समीकरण होते उनके हल कब प्राप्त नहीं हो सकते, कब प्राप्त नहीं होते? 119 नंबर क्वेश्चन में तो आपको बताना है कब प्राप्त नहीं होंगे। आपको दे रखे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? a1/a2 बराबर हो सकता है b1/b2 के, लेकिन कोई हल तभी विद्यमान नहीं होंगे जब ये बराबर किसके ना हो? c1/c2 के। ये बताना एक कंडीशन है जो आपको पता भी है। उसके बाद में द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा है तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 189, तो द्विघात समीकरण यहाँ पे ए और बी सी के मान में चाहिए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 9 और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है। यहां से यह समझ आता है कि b का मान क्या है? माइनस का 9 और a का मान क्या है? 1। लेकिन c का मान क्या होगा? दोनों जो अपने दे रखे हैं मूल इनका गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये हमें चाहिए। तो किससे ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, या हम कह सकते हैं a प्लस बी की होल क्यूब बराबर होता है, क्या होता है? a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो इसको अल्फा बीटा में लगा दें तो देखो अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब बराबर होगा अल्फा, क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा, ये गुणनफल आ जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा। ये लो हमारे पास सभी मान है। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 9 की क्यूब कितना हो जाएगा बताओ? तो 9 की क्यूब हो जाएगा 729 बराबर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना है पर्सन में? 189 प्लस में 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास है नहीं, इंटू में अल्फा प्लस बीटा जरूर है, कितना है? 9। तो 729 में से 189 घटाने प्लस में 3 अल्फा बीटा इंटू 9, याद रख लोगे क्या? आगे मैं करवा दूं। तो ये लो अपने पास आया है 729 बराबर है 189 प्लस में है ना, प्लस में 3 अल्फा बीटा इंटू में 9। तो देखो 9 इंटू 3 27 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 729 माइनस में 189। 189 घटाओगे तो 9 में से 9 जीरो गए, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 1 गया 5 और 27 अल्फा बीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 27 दूनी 54 20 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आ गया 20 और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के। तो यहां से c का मान 20 और a का मान 1। a का मान है, b का मान है, c का मान है, द्विघात समीकरण में आपको रखना है। ये लो रख देते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। a का मान क्या है? 1, तो ये लो x² आ गया। प्लस में b का मान क्या है? माइनस में 9, तो ये प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? माइनस में और 9x और c का मान प्लस में 20। ये बन गया समीकरण। तो जोन से ऑप्शन में ये है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा पहले और बाद में क्या आ जाएगा? प्लस में। x की घात 4 प्लस 8x का एक गुणनखंड है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो x की घात 4 प्लस में 8x है, इसमें x कॉमन ले लो तो x की क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब देखो x की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब, ये नहीं बन गया क्या? अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या होता है? a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। तो ये लो x की क्यूब प्लस क्या है? 2 की क्यूब, मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब, जहां a क्या है? x और b क्या है? 2। तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये लगा देता हूं मैं बड़ा कोष्टक। तो ये बराबर होगा पहले तो a प्लस बी मतलब x प्लस में 2, फिर क्या आ जाएगा इसमें? गुणा में क्या आएगा? a² मतलब x², फिर क्या आएगा? माइनस में ab मतलब 2x और फिर प्लस में b² मतलब 4। ये लो ये आ गया आगे। अब बताओ ऐसा एक इसमें आपको सूत्र में दिख रही है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा दे रखा है क्या? x² माइनस 2x प्लस 4 दे रखा है ना, तो दे रखा है तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। ठीक है, गुणनखंडी तो करना था। यदि a का 30% b के 40% में जोड़ने पर b का 80% प्राप्त होता है तो b a का कितना है? तो देखो a का तो 30% प्लस में b का जोड़ना है हमें 40%, ये प्राप्त होता है b के 80% के। ये लो ठीक है, अब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3a और उधर आ जाएगा 4b, ये भी तो कट जाएगा ना, और बराबर है 8/10। तो ये लो 10 से 10 काट दो, 3a प्लस 4b बराबर क्या आ गया? 8। क्या आ गया? 8b, b भी तो है ना साथ में। तो ये 4b क्या चला जाएगा इधर, कितना बचेगा? 4b 8b से में से जाएगा तो कितना बचेगा? 4b, 4b बराबर क्या आ गया? 3a। ये लो 4b, ये बता सकते हो 3a बराबर 4b, तो a/b बराबर क्या आ जाएगा?
4/3। ये लो अनुपात आ गया। ए तो 4 है और बी कितना है, 3 है। तो बी का हमें पूछा है कि ए कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। तो ए कितना है, 4 है। ए कितना है, 4 है, ठीक है। और बी कितना है ये हमें बताना है। तो देखो अब हम इसको करेंगे, हल करने की कोशिश कर लें, क्योंकि हमारे पास मान आ गए, ए का भी मान आ गया और बी का भी मान आ गया। अब देखो, अब ये आ गया हमारे पास में, बी तो है 4 और ए तो क्या है 4 और बी पूछा है हमें कितना है, इंटू में 100। ये लो 4 से काटोगे 25 बार, कितना परसेंट है, 75%। यही तो पूछा है कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट, 75% है। आ गया उत्तर। अब देखो, एक विक्रेता 3 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदकर 5 रुपए में 8 की दर से बेच देता है तो 18 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसने कितने नींबू खरीदे। इसी सा क्वेश्चन है। 3 रुपए में 5 नींबू खरीद लेता है, 1 मिनट, 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, ठीक है, और 5 रुपए में 8 नींबू खरीदता है। तो 5 रुपए में 8 नींबू खरीदता है, तो इसमें उसको क्या होता है, 18 रुपए का लाभ होता है। तो आ जाएगा एलसीएम 40 से 8 5 40 5 5 25 से 5 8 40 8 24। तो 1/40 का मान कितना है, 18। हमें चाहिए 1 का मान, तो 18 चौके 72 मतलब 720। तो कितने खरीदे, 720। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में चतुर्थानुपाती दे रखा है। तो चतुर्थानुपाती आपको पता है कि 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात, ठीक है, और 8 इसी प्रकार आएगा ना। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, x, ये हमसे पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, बाह्य गुणनखंड और आंतरिक गुणनखंड। तो क्या आ जाएगा, 0.21 इंटू में 8 बटा में 0.12 किसके बराबर है, x के। बाह्य पदों का गुणनखंड और मध्य पदों का गुणनखंड, ये हो जाएगा सूत्र। x का मान यहां से आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। आप काटोगे 3 से, 3 7 21, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और x बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए इस बार कलाम ने। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 2500 रुपए पी मूलधन इंटू में आर 5%, समय कितना है टी 219 दिन, बट्टा में क्या आता है 100। अब हमें पता है कि दर तो वार्षिक 1 साल की दे रखी है और हमें पूछा है दिन का, तो दिन को साल में बदल लो, किससे भाग दे देंगे, 365 से। ये लो हल हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। काटना ही तो है बे, 2 0 से क्या कर दो, 2 0 काट दो। तो ये लो 2 0 से 2 0 काट दी। अब 5 से काट दो, 5 से काटोगे 7 बार और 5 से काटोगे 3 बार, और 73 से 219 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। और 25 को 3 से गुणा करोगे, कितने आ जाएंगे, 75 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद में कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल सूत्र ही तो रखना है इसमें। तो धनराशि मान लेते हैं पी है, तो पी इंटू में 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज मतलब पी इंटू 104/100 इंटू में 104/100, 2 साल का है ना, बराबर क्या होना चाहिए, 1352 रुपए। 104 से काटोगे 13 बार और 13 से काटोगे कितनी बार, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार और 25 को 50 से गुणा करोगे तो 1250। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 1250। ये लो उत्तर हो गया। आसन कोण जो रेखिक युग्म हो, रेखिक युग्म का क्या मतलब होता है कि उन दोनों के बीच 180 डिग्री का क्या बनना चाहिए, कोण बनना चाहिए, तभी वो रेखिक होंगे। तो ऐसा कौन सा युग्म है, तो मेरे ख्याल से इसमें देखो, एक तो ये रहा, आसन भी तो होना चाहिए ना, भुजा एक कॉमन होनी चाहिए और जो उनका सेंटर बिंदु वो एकदम एक होना चाहिए। तो एक तो कौन, ये POR, ROP या POR, एक ही आ जाएगा ROQ। तो बताओ दोनों के दोनों नहीं है क्या, आसन भी है और रेखिक भी है, एक रेखा पर 180 के कोण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिए इस बार। किसी समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल का 3 गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, कोई भी समबहुभुज है, आपको पता है कि जो भी आपका जो आंतरिक कोण है और जो बाह्य कोण है उनका योगफल कितना होता है, 180 का होता है। और इसमें दे रखे हैं कि एक बहुभुज है तो सभी कोण क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, जो भी जितने भी कोण होंगे सेम होंगे, और जो भी बाह्य कोण होंगे उनका योगफल क्या दे रखा है, 3 गुना। तो हम मान लें कि कोई भी 180 डिग्री है, जैसे 180 डिग्री योगफल होना जरूरी है इनमें, ठीक है। अब बताओ मैं ऐसा कौन सा मानूं बाह्य कोण है कि ये बाह्य जो कोण है वो आंतरिक कोण का क्या बन जाए, 3 गुना। मैं 45 मान लूं, क्या मान लूं, 45। अब 45 का 3 गुना क्या होता है, 135 होता है क्या, होता है बिल्कुल। तो मतलब दोनों का योगफल हम करेंगे 135 का और 45 का, तो क्या जाएगा 180। तो 135 डिग्री क्या है, आंतरिक, और 45 क्या है, बाह्य। ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि ये जो दे रखा है आपको, इसमें भुजाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी।
तो ये भी आप जानते हो कि जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 में हम किसका भाग देते हैं, बाह्य कोण का। तो बाह्य कोण कितना है, 45 है, तो 45 का भाग दे दो, कितनी आ जाएंगे, 8 भुजाएं आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आकृति JUST एक समांतर चतुर्भुज है। यदि OT 20, OU y प्लस 17, OJ 16, OS x प्लस वाई है तो x और y का मान क्या। आपको पता है एक समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मतलब है x प्लस ये y प्लस 7 जो है ये किसके बराबर होगा, 20 के। क्यों, क्योंकि देखो ये इतना और ये इतना दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। तो y प्लस में 7 होगा 20 और x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 16 के। x प्लस वाई को मैं y प्लस में x लिख दूं क्या, बराबर में 16। समीकरण की तुलना कर दो, माइनस 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 में y से y कट जाएगा और 7 माइनस में x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, ये x इधर चल ले आओ तो क्या आ जाएगा, 3 बराबर में x, मतलब x का मान कितना, 3। इजी सा क्वेश्चन है। तो x प्लस वाई बराबर आपको 16 दे रखा है, तो x का मान 3 रखोगे तो ये इधर जाके y बराबर 16 माइनस में 3, मतलब y का मान कितना, 13। तो x का मान तो 3 और y का मान 13। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है तो वर्त का व्यास, ये लो, वर्त की परिधि कितनी है, 2 पाई r, माइनस में r, त्रिज्या का अंतर कितना है, 37। r कॉमन ले लो, 2 गुणा 22 बटा में 7 माइनस में 1 बराबर क्या, 37। 22 दूनी 44, 7 एलसीएम आ जाएगा ना, और इधर 7, 44 में 7 निकालो कितने आएंगे, 37। तो r इंटू में 37 बटा में 7 बराबर 37 है, और 37 से 37 घट जाएगा तो r का मान कितना, 7 आ गया। व्यास चाहिए तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुणा 7 दूनी 14, तो मान भी कितना आ जाएगा, 14। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE BC अपॉन FD तो ये समरूप होंगे। तो बताओ दो त्रिभुजों की जब भुजाएं दे रखी है आपको, उनमें अनुपात दे रखा है, तो आपको कॉमन आ रहा है D करके और B ना, ये जो दो चीजें हैं ये कॉमन आ रही है, तो कोण भी क्या होंगे, B वाले और D वाले बराबर, तो वो क्या बन जाएंगे, समरूप। तो कोण B बराबर कोण D होगा, तो ये दोनों समरूप बन जाएंगे। समरूपता के और ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत, तो ये तो नियम याद रखने पड़ते हैं। समरूप कब होगा, यदि ABC किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनमें C कर्ण है तथा R उस वर्त की त्रिज्या है तो इस त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, तब R का मान क्या होगा। देखो इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है, ये लो, इसमें कह रहा है कि ये एक अपवर्त है, ठीक है। C इसमें कर्ण है और A और B इसकी भुजाएं, जो भी है आधार है, लंबा एक ही बात है। अब हमें बताना है कि जो ये वर्त है ना, इसकी त्रिज्या का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो कोई भी मतलब जो समकोण दे रखा है, तो मान लेते हैं कि कोई भी मान लो, इसमें कर्ण कोई भी कर्ण मान लो, जो क्या हो जाए अपना प्रश्न बन जाए। तो देखो मैं कर दूं C का मान लूँ 5 है कर्ण, तो ठीक है, लंब मान लो 4 है, आधार मान लो 3 है, कुछ भी मान लो आप, जो मर्जी। तो देखो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि ये समकोण बने, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो 4 चौके 16 और 3 3 9 16 और 9 25, मतलब कितना आ जाएगा, 5, तो संतुष्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो R का जो मान है ये हमसे पूछा है कि कितना होगा, इस समकोण ये वर्त की त्रिज्या यही तो होगी। तो ये हम जब ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार ज्ञात होगा कि A प्लस में B माइनस में C बटा 2 करेंगे तो जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो 3 प्लस में 4 माइनस में C कितना है, 5 बटा में 2, तो 7 में से 5 जाएंगे 2, 2 बटा 2 का मतलब 1 आ जाएगा, और इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा उत्तर अपना, ये वाला। उसके बाद में दिए गए चित्र में O वर्त का केंद्र है, कोण AOB 90 डिग्री और कोण ABC 30 डिग्री है, तब CAO ज्ञात करो। तो देखो पहले तो आपको इस कोण का पता होना चाहिए कि ये कोण कितना होता है। ये कोण होता है AOB जो है ना, इसका आधा होता है। नियम अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी है, आपको नियम तो देखो पढ़ने पड़ेंगे। जब आपको टॉपिक जो भी आपने टीचर से पढ़े हैं या जो भी आपने बुक पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, तो उसमें आपको नियम तो आपने देखे होंगे, या आप साइंस स्ट्रीम से रहे हो तो जो मैथ के हैं वो तो जानते ही होंगे। तो ये कोण, इस कोण का जो है ना, ये कोण क्या होता है, आधा होता है। तो मतलब ये 90 है, तो ये C कोण कितना है, 45 है। अब बताओ ये भुजा और ये भुजा दोनों ही तो त्रिज्याएं तो हैं, तो दोनों क्या होंगी, बराबर है। तो बताओ इस त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में ये कोण कितना है, टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। एक कोण इसमें 90 दे रखा है, तो बाकी दोनों ये कोण बच गए, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, दोनों का योग 90 होना चाहिए, और इनकी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो मतलब कोण A कितना होगा, ये 45 का कोण, और ये कितने में होगा, 45 का। आगे क्या ये बात समझ, 3 चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आगे कर लेते हैं, तो आगे समझ में, तो ये तो हो जाएगा 45 का, और ये भी 45 का, और ये पूरा भी 45 का, ठीक। अब देखो, अब जब ये A वाला 45 डिग्री है, आपको मान समझ में आ गया, और ये भी क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें चाहिए कि CAO का मान हमें ज्ञात करना है। CAO का हमें मान क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, तो हम एक त्रिभुज सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा करेंगे हम, देखो तो देखो इसमें हम कर लेते हैं त्रिभुज या कोण ले लो, एक ही बात है, ठीक है। कोण सी ए बी कितना है, 45 है क्या, बिल्कुल नहीं है। कोण है ओ ए बी 45 है, और कोण कौन सा है, सी ये ओ बी ए कितना है, 45 है, और ए सी बी ये वाला कितना है, 45 डिग्री है। अब देखो तरीके से मैं आपको बता देता हूं, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, कोण की ए सी बी चित्र में देख लेना साथ साथ में, ए सी बी प्लस में त्रिभुज सी बी ए, ठीक है, प्लस में कोण सी ए बी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ए सी बी हमने निकाला है 45 है, सी बी ए दे रखा है हमें कितना है, 30 डिग्री है, प्लस में 30, प्लस में सी ए बी तो कितना है, सी ए बी बराबर क्या, 180 डिग्री। 180 में से 30 प्लस 45 कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो 180 में से 75 निकालोगे तो सी ए बी का मान कितना जाएगा, सी ए बी का मान कितना जाएगा, 180 में से 75 निकालोगे कितने, 105 डिग्री। तो ये पूरा मान कितना आ गया हमारे पास है, 105 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया क्या। अब ये पूरा 105 आ गया, और हमें पता है कि जो ये ओ ए बी जो हमने निकाला था 45 डिग्री, तो ये 45 निकाल दें तो इधर वाला बच जाएगा ना। तो 105 में से 45 निकाल दो, कितना उतरा जाएगा, 60 उतरा जाएगा। एक बार वापस करके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 5 गुना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बराबर है जो शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब पाई आर एल के 5 गुना के। तो ये लो, पाई से पाई कट गया, आर कितनी है गोले की 5, तो 4 इंटू में 5 इंटू में 5 बराबर है 5 इंटू में आर कितना दे रखा है शंकु की 4 और एल हमें चाहिए। तो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो इस शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 5 आ गई। लेकिन हमसे तो पूछिए शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होता है, आपको पता है कि एल बराबर होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या आप ये कर सकते हो एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। एल स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एल 5 आइए तो हमारे पास आ जाएगी 25, आर हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई 4 है, तो कितनी आ जाएगी, 4 चौके 16, तो 16 को 25 में से घटा तो कितने आएंगे 9, तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक वर्गाकार शीट में से अधिकतम माप का एक वर्त काट लिया जाता है, तो इसके बाद इस वर्त में से अधिकतम माप का एक वर्ग काट लिया जाता है, तो अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल। देखो इसमें क्या करना है आपको, एक वर्ग है, ये लो, कोई भी भुजा मान सकते हो आप, कोई भी भुजा मान सकते हो। जैसे मैंने मान ली इसकी भुजा कितनी है, 7 है, तो बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49 भुजा स्क्वायर। ये कह रहा है इसमें से अधिकतम वर्त, मतलब अधिकतम वर्त बताओ इसमें से कब कटेगा, जब ये वाली कंडीशन बन जाए। देखो ये 7 सेंटीमीटर का है और इस प्रकार से मैं काट दूं, वर्त बन जाएगा ना। तो वर्त का व्यास बताओ इसका कितना हो गया, क्योंकि इसकी त्रिज्या 7, इसकी भुजा 7 थी, तो ये भी तो 7 ही है ना, तो ये भी तो क्या होगी 7 ही, तो व्यास कितना हो गया 7, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 7/2। तो बताओ इस वर्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर कितना 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 154। अब ये कह रहा है ये जो वर्त है ना, ये वर्त 7 सेंटीमीटर व्यास का जो वर्त है, इसमें से अधिकतम वर्ग काट लिया जाए। तो देखो ये काट लिया इन्होंने वर्ग, ये लो। अब बताओ इस वर्ग का जो ये विकिरण है, ये वर्त का व्यास नहीं हो गया क्या, वर्त का व्यास इस वर्ग का क्या हो गया विकिरण, और इस वर्ग का व्यास हमें पता है कितना है 7 ही तो है। तो बताओ वर्ग का विकिरण है वो किसके बराबर होता है, √2a के बराबर। तो भुजा जाएगी वर्ग की, तो √2a बराबर कितना है 7, a बराबर कितना आ जाएगा 7/√2। ज्ञात कर लो इसका क्षेत्रफल, आपको वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 7/√2, तो 7 इंटू में 7 बटा में √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, तो 7 कितना आ जाएगा 49 क्या, और बटा में क्या आ जाएगा 2, यही आएगा क्या, इस प्रकार आएगा क्या। तो देखो ये वाली 7 ही तो है, ये 7 हमने मानी थी तो 7 आ गई है। अब हमें क्या चाहिए था, इसमें अधिकतम क्या काटा है हमने, वर्ग काटा है, तो हमने वर्ग का ज्ञात कर लिया, क्या कर लिया वर्ग का ज्ञात कर लिया। अब देखो हमें पता है हमारे पास आ गई जो भी हमारे पास आई है कि जो क्षेत्रफल है वो आ गया 49 बटा में हमारे पास आ गया 2। अब ये कह रहा है कि जो अंतिम वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो जो प्रारंभिक जो वर्ग है ना उसका क्षेत्रफल 49 है और अंतिम का 49/2 है। तो बताओ प्रारंभिक वर्ग से तुलना करें तो इसका क्षेत्रफल अंतिम वाले का कितना है, आधा हो गया कि नहीं, उसका 49 है इसमें 49 का आधा है, तो ये उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक वर्ग का क्या आधा, ये लो उत्तर।
दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्या का योग 1 होगा। बिल्कुल कभी संभव ही नहीं हो सकता। आपको पता है पासे पर 1 और 1 आ सकते हैं तो भी योग 2 होगा, 0 इसमें होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 आएंगे। किसी बास्केटबॉल द्वारा टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में निम्नलिखित पॉइंट अर्जित किए गए तो माध्यक और बहुलक है। जब भी माध्यक ज्ञात करो तो जो भी आंकड़े आपने आपको दे रखे हैं उन सभी को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो भी बीच वाली संख्या मिले वो क्या हो जाता है माध्यक हो जाता है, और बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूं सीधा इसको, ठीक है, आप देख लेना आराम से। तो इसमें देखो आ जाएगा पहले 2, फिर आएगा इसमें 5, फिर 7, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, 10 और 10, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 18, 18 के बाद में 24, 24 के बाद में 25, 25 के बाद में क्या आ जाएगा 27, 27 के बाद में क्या आ जाएगा 28, और 28 के बाद आ जाएगा 48। इस प्रकार कितने आंकड़े हैं ये 16 आंकड़े हैं। तो आपको पता है जब भी संख्याएं सम हो तो आपको बीच वाले 2 आंकड़े उठाने, बीच वाली संख्या नहीं उठाना। बीच वाली कब उठानी है जब विषम आंकड़े हो, मतलब 15 होते ना, तो 15 होते तो यहां से हम शुरू करके 8 नंबर पे जो भी संख्या आती वो हमारा क्या हो जाता माध्यक हो जाता। लेकिन सम आ गई ना तो आपको क्या करना है दोनों तरफ 7 छोड़ दो। जैसे देखो 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 यहां तक छोड़ दो, और इस तरफ भी 7 आंकड़े छोड़ दो, तो बीच में क्या बचे 10 और 14। 10 + 14 में 2 संख्या है ना, तो 2 का भाग दे दो, तो 24/2 मतलब माध्यक कितना आ गया 12। माध्यक आ गया 12। और हमें पूछा है बहुलक, तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो कौन हुआ है 7 तो 2 बार हुआ है, लेकिन 10 हमें पता है 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट यही हुआ है, तो बहुलक क्या हो गया 10। तो 12 और 10 हो जाएंगे उत्तर। विभिन्न क्षेत्रों में कुल CO2 उत्सर्जन 5 mmT है। तो नीचे दिए गए पाई चार्ट में निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में से CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत योगदान अंकित किया गया। बताइए घरेलू क्षेत्र से CO2 का उत्सर्जन कितना है। बिल्कुल ही जैसे क्वेश्चन है 5 mmT है, इसमें से 15% क्या है घरेलू में है, और कितने में से 100 में से, तो ये लो 15/75/100 कितना आ जाएगा 0.75 mmT उत्तर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन दिए हैं इस बार, तो आपको कह नहीं सकते। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है। तो त्रिज्याएं आपने देख ली यही है। अब ये कह रहा है कि 2π त्रिज्या दोगुनी कर दो, ये लो 2 × r, ऊंचाई कह रहा है आधी कर दो, ये लो 2 से 2 काट दो, वापस क्या बन गया 2πRh। तो क्या फर्क पड़ा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समान रह जाएगा। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 8 को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको पता है जब भी ऐसे हम कटान करते हैं तब 4 के बाद क्या आ जाता है एक क्रॉस आ जाता है, ऐसे जब 5 लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है 5, और 3 आगे और है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके मैथ के सभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब हम लास्ट में जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो और कर लेते हैं। कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की क्या कहेंगे विश्वसनीयता कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना। ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या ना में हो तो 143 में हो जाएगा जांच सूची। और उसके बाद में हम बात करें प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो 144 में बुलेटिन बोर्ड। और हर्बर्ट की 5 पदीय पाठ योजना के पद प्रस्तावना या तैयारी से संबंधित नहीं है, तो 145 में हो जाएगा पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में तुलना। समस्या समाधान विधि के चरण का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, 146 में क्या हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1 पर, ये आ जाएगा 2 पर, और 3 पर आ जाएगा परिकल्पना निर्माण करना, और फिर 4 पर आ जाएगा आंकड़ों का संग्रहण, और 5 पर आ जाएगा क्या आंकड़ों का विश्लेषण, और 6 पर आ जाएगा निष्कर्ष। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव शंकु के आधार से दूसरा सोपान है, तो दूसरा सोपान है नियोजित कृत्रिम अनुभव। निम्न में से रचनावादी अधिगम की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, शिक्षक की भूमिका नियंत्रणकर्ता की होती है। आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, उदाहरण निरीक्षण और सामान्यीकरण और सत्यापन। उसके बाद में विश्लेषण विधि के संबंध में गलत क्या हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग। तो ये हो गए आपके मैथ साइंस का जो पेपर था उसके 150 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। सभी पेपर आपको मैंने उपलब्ध करवाए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे मेरे भी 10,000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो जाए तो मैं भी इसमें मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपके लिए अच्छा चीज़ें हैं वो लेके आऊँ। भविष्य में जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिले वो मैं बहुत शानदार तरीके से दे पाऊँ। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस बार अपने जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं उनमें से सभी का है वो सिलेक्शन हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।